थी वो सम काइंड ऑफ डेरिवेशंस थे, जिन डेरिवेशन में हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा था, और वो था कि प्रोजेक्टाइल में रेंज अगर डिफाइन करनी तो के लिए हमने पढ़ा था अलग अलग चीज। टोटल टाइम के लिए हमने पढ़ा था 2v sin थीटा अपॉन g, रेंज के लिए हमने पढ़ा था v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ऐसी कुछ चीजें हमने कुछ इक्वेशन पढ़े थे एक्चुअली। मैं फिर से प्रोजेक्टाइल को सम अप करने से पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन इन द एयर कैन बी डिफाइंड एज प्रोजेक्टाइल इफ it is not propelled by any external fuel. That is the most important point. कि अगर कोई भी चीज हम हवा में फेंक देते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल है तब तक जब तक कि आप उसमें कोई लगातार कोई फ्यूल नहीं यूज कर रहे। रॉकेट कोई प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि वो प्रोपेल होता रहता है लगातार किसी फ्यूल से। बट प्रोजेक्टाइल पत्थर हो सकता है, बॉल हो सकती है, एनीथिंग व्हिच इज प्रोजेक्टेड इन द एयर एंड ड्यू टू ग्रेविटी इट्स टेक अ क्योंकि एक बार जब फेंक दिया उसके बाद उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी इन्वॉल्व। एक इनिशियल फोर्स के साथ आपने फेंक दिया। लास्ट क्लास में कनिष्का ने जो चीज पूछी थी, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो सेम होता है, इसका एक डेरिवेशन भी है बच्चा। अगर तुम देखोगे टाइम ऑफ एसेंट यानी v sin थीटा अपॉन g, और एक्चुअली इसको अश्विनी ने डिराइव भी किया था। व्हाट इज sd? कैन यू टेल मी व्हाट इज sd? सरफेस ग्रेविटी। व्हाट इज s? बताओ बताओ भाई, कोई ट्राई सिंपल चीज, बहुत सिंपल चीज। मैं तो ऐसा मतलब होलिस्टिक इक्वेशन नहीं दे रहा हूँ। व्हाट इज एसडी? ये तुम्हारा एक्चुअली अश्विनी ने इतना क्लियरली पढ़ाया हुआ है ना तुम्हें। गेस गेस गेस, रिपीट मारो जरा, पीछे जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। तुमने कई जगह ये वैल्यू रिप्लेस भी की थी। भाई तुमने गति का नियम पढ़ा है? यस सर। एक्चुअली वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर स्पीड और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है क्या? एसडी इज इक्वल टू एस ए प्लस एच। एक हिंट दे रहा हूँ। व्हाट इज एस ए नाउ? एकदम लग रहा है ये फिगर दो अपना तीन दिन जो बनाया था आपने फिगर, दो, उसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से तो रिकॉल हो सर जाएगा। सरफेस एरिया और सरफेस डायमेंशन है क्या? बेटा बहुत मस्ती मारी तुम लोगों ने 2-3 दिन, बिल्कुल ब्लैकआउट मारा है। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ? एस किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए अपने डेरिवेशन में समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट। That is better. तो अगर एक चीज बताओ मुझे कि अगर ये बात हो रही है कि एस तो सर एस डी इक्वल टू एस, हाँ, एस हाइट या एक तरह की डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को एक टर्म है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुम इनिशियल डेरिवेशन में जाओगे जहां तुमने ये सेट किया था कि t जब तुमने निकाला था t इज इक्वल टू टू वी साइन थीटा अपॉन g निकाला था, उसमें ये काम आया था। तुमने लिखा था s इज इक्वल टू एस डी, क्योंकि जो डिसेंडिंग डिस्टेंस है एस डिसेंडिंग डिस्टेंस एक्चुअली नीचे आते समय की डिस्टेंस है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है हम यहाँ पे मानते हैं कि वर्टिकल जाएंगे तो एक कंपोनेंट 0 है, तो एस डी इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर हम सीधे लिखते हैं। हाँ, वो आप डी यूज कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ही कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर उसको कंपोनेंट वाइज यूज करेंगे एक्सिस वाइज तो ये बता देंगे तुम्हें। अच्छा, तो तुमको याद करो जब तुमने यहाँ से मैं देखता हूँ तुमने डेरिवेशन लिखा भी है कि तुमने जब पढ़ा था टोटल टाइम इज 2v sin थीटा अपॉन g, तो याद करो कि इसको जब अश्विनी ने डिराइव किया था तो हाफ कंपोनेंट अलग लेके डिराइव किया था और हाफ कंपोनेंट अलग लेके डिराइव किया था इनिशियली, और दोनों की जो वैल्यू आई थी v sin थीटा अपॉन g आई थी जो मिलकर 2v sin थीटा अपॉन g हो गई। तो वो डेरिवेशन ही अपने आप में प्रूव करता है कि टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ एसेंट जो है विल बी द सेम।
और यहाँ मैं पे बहुत ज्यादा इस पे सर जो वी यूज कर रहे हैं वो आपके लिए यू भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाँ एक ही है, वो इनिशियल एक्चुअली वेलोसिटी आप कहें या वेलोसिटी कहें, क्योंकि वेलोसिटी एक ही बार इसमें यूज हो रही है। तो अब प्रोजेक्टाइल में मैंने कुछ चीजें बताई थी कि प्रोजेक्टाइल में कुछ डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद हम जो आए थे डेरिवेशन के बाद हम कह रहे थे कि हम इस बारे में बात करेंगे कि 3 सिचुएशंस प्रोजेक्टाइल के हैं, उसमें कैसे डिफरेंस चीजें हो जाती हैं, क्या क्या चीजें मायने रखती हैं। इसमें मैंने सिचुएशन 1 को ऑलमोस्ट डिस्कस किया था, लेकिन आज रिपीट कर रहा हूँ कि when the object is thrown from the same point and landing is the same, मतलब दोनों एक लेवल में, प्रोजेक्शन और लैंडिंग दोनों सेम पॉइंट पे, अगर ये चीज होती है कि when the release and landing are at the same level, तो उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसका एग्जांपल बहुत सारा, जैसे फुटबॉल किक किया और ग्राउंड पे आके लगा, गोल्फ बॉल को आपने नीचे मारा और वो नीचे आके लगी, हॉकी बॉल को आपने हिट किया या राइज किया, उसने एक पैराबोलिक पाथ बनाया और वापस जमीन पे आके लगा। कुछ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज जिसमें आप अपने बॉडी को एयर में प्रोजेक्ट करते हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दीज केसेस। इसमें पहली चीज जो होती है दैट इज टाइम ऑफ एसेंट इज टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, जो हम लोगों ने t = 2v sin थीटा g के डेरिवेशन से पता भी कर लिया। इसमें एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका स्पोर्ट्स में इम्प्लीकेशन समझने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप इस तरह की स्किल में इन्वॉल्व हैं, जैसे जिम्नास्टिक्स में आप इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपको पता है कि सेम सरफेस से लैंड हुआ है और सेम सरफेस से टेक ऑफ और लैंडिंग सेम सरफेस पे है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किल कॉम्प्लेक्स है, यानी कई सर्टेन मोटर स्किल्स को मिला के बनी है, तो आपको इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जब आप मैक्सिमम हाइट को रीच करें तो यू मस्ट फिनिश योर हाफ ऑफ द स्किल, क्योंकि आपको उतना ही टाइम उसके डिसेंट में मिलने वाला है। अगर आप हाफ से कम भी करेंगे तो भी आपके पास टाइम बच जाएगा, और हाफ से ज्यादा में चले जाएंगे तो आपके पास लास्ट में क्लमजी हो जाएगा मूवमेंट, क्योंकि आप उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्दी से। तो दैट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जिम्नास्टिक, यू शुड परफॉर्म मूवमेंट एटलीस्ट जब आप मैक्सिमम हाइट पे हो तो आपका हाफ ऑफ द मूवमेंट खत्म होना चाहिए। दैट इज द प्रिसीजन अ जिम्नास्ट शुड हैव। एक फुटबॉलर अगर है और बढ़िया फुटबॉलर है, डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली अगर फुल बैक कोई पोजीशन में खेल रहा है, हॉकी प्लेयर है या फुटबॉलर है, बास्केटबॉल में भी अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो सबसे बढ़िया आप फास्ट ब्रेक को पकड़ता है ना, तो वो इस कंसेप्ट को बहुत प्यार से समझता है कि यार बॉल अभी हवा में, एयर में है और कितनी देर में आने वाली है। फॉर एग्जांपल एक डिफेंडर है, उसको ऊंची बॉल पे जाना है और जो फॉरवर्ड का एक प्लेयर है वो भी अप्रोच कर रहा है बॉल की तरफ, तो डिफेंडर ना एकदम से बॉल को एडवांस नहीं करता है, वो कोशिश करता है तो हाइट बॉल जब डिसेंट्री रोड पे आती है तब वो प्रैक्टिस फुटबॉल की वहां पे जाता है जहां बॉल लैंड होती है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग को 3-4 सेकंड लगे हैं तो वो नीचे आने में भी सेम टाइम लेने वाली है बॉल, तो ही एडजस्ट हिज रन अकॉर्डिंगली। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूजुअली आपने देखा होगा गोलकीपर हाइट बॉल तभी होती है जब उसका फॉरवर्ड रन जो होता है वो एंटीसिपेट नहीं करता। अभी बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंची नहीं है और पता नहीं स्टार्ट कर दिया, अब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने की बॉल उसके सर के पीछे से निकल गई। किसके घर में ये हो रहा है भाई, घरेलू हिंसा कहाँ की जा रही है? बच्चा बहुत जोर जोर से उस बच्चे को चुप बाहर करा। बाहर बच्चे जो हैं। रोहित एक बार अपना माइक म्यूट कर दो ना अपना। ठीक है यार, मुझे लगा ये घरेलू हिंसा हो रही, मेरे भी 2 बच्चे यार, बच्चों पीटा मत किसी घर में पीटे जा रहे हैं बच्चे। लेट देम डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, लेट देम डू। घर में तबाही, अभी मेरे बच्चों ने चावल में तेल डाल दिया है। पहला मैंने बताया कि पहला इम्प्लीकेशन आपको बताया कि टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, और इसका क्या इम्प्लीकेशन स्पोर्ट्स में, ये आपको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश किया। नाउ सेकेंड वन इज द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इम्प्लीमेंट विल बी हायर इफ द रिलीज वेलोसिटी ऑफ हाइट इज हायर। यानी आप जितनी ज्यादा वेलोसिटी से फेंकेंगे किसी चीज को,
उसकी रेंज उतनी ज्यादा होगी। सिचुएशन 1 में भी होगी, सिचुएशन 2 में भी ये काम करता है, बट सिचुएशन 1 में आप समझिए कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उस चीज के पीछे उतनी ही ज्यादा रेंज होगी। क्यों होगी ये रोहित? क्यों कह रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि कैपिटल, आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं नहीं, रोहित से पूछ रहा हूँ मैं सर, हेलो? क्यों होगी ऐसा? ऐसा क्यों होता है सर? क्या क्वेश्चन डेरिवेशन सर है? आपके पास आ गया और मैं उस डेरिवेशन से बताओ सर, आवाज फंस रहा है सर। ठीक सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। मैंने कुछ बोला ही नहीं यार। नहीं नहीं, इससे पहले जो आपने बोला वो रिपीट कर दीजिएगा। मैंने बोला कि मैंने ये बोला कि द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द release velocity. If release velocity is higher, then range will be higher. ये सिचुएशन 1 है जहां पॉइंट आपका प्रोजेक्शन सम कर रहा था। तो मैंने ये चीज बोली थी कि इन इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रेंज में सबसे प्राइम फैक्टर क्या है, टोटल टाइम के लिए प्राइम फैक्टर क्या है। इन्हीं डेरिवेशन से क्लियर हो जाएगा। तो कोई बताना चाहता है कि द रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाई इट इज हायर इफ रिलीज वेलोसिटी इज हायर? मेरी आवाज आ रही है क्या? सुनिए, एम आई ऑडिबल? या सर, आवाज आ रही सर। हाँ, चलो मैं इसको जल्दी समझ करता हूँ। भाई चाल बराबर क्या होता है? व्हाट इज, आप क्या दूरी बटा पढ़ते हैं समय। वेलोसिटी के बारे में? क्या पढ़ते हैं? दूरी बटा समय ही पढ़ते हैं या दूरी बटा समय यस पढ़ते सर। हैं? तो दूरी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाए? v इंटू टी। दूरी बराबर, यस सर। भाई चाल बराबर दूरी बटा समय बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। अभी क्लियर है वॉइस? यस सर, अभी तो सिग्नल आया। प्रॉब्लम, ब्रेक तो नहीं हो रही वॉइस? अभी ठीक है सर। अच्छा, तो जो अगर हम सिंपल चाल बराबर दूरी बटा समय के बारे में बात करें तो जब दूरी के लिए हम जाते हैं तो हमारी चाल जितनी ज्यादा होगी, भाई हम जितनी वेलोसिटी गेन करेंगे उतनी ज्यादा दूरी होगी। इस फॉर्मूले से सिंपल एक इक्वेशन समझ में आता है। लेकिन अगर तुम रेंज के फॉर्मूले पे जाओगे, दैट इज v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद है तुम्हें? रेंज का फॉर्मूला डिराइव किया था तुमने, v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। उसमें हमने बोला था, तो अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एट अ आवाज नहीं आ रही सर। मुझे पता है, मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ। मुझे लगता है यहाँ नेटवर्क इशू है अंदर साइड। बाहर जाके देखता हूँ। मैं बाहर इसलिए बैठता हूँ ना कि बाहर आवाज बहुत आती है। खा लिया बच्चों ने? अंदर नेटवर्क इशू है। अभी क्लियर है? आवाज क्लियर है? सर। मैं दिखाई दे रहा हूँ? यस सर। हाँ सर, सुनाई दे रही है। अब मुझे लगता है घर के अंदर थोड़ा सा दिक्कत थी। तो मैंने बोला कि रेंज का फॉर्मूला देखोगे दैट इज v स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g है। अब इसमें एक चीज क्लियरली दिख रही है कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी वेलोसिटी की, स्क्वायर के एक्चुअली। और अगर किसी सर्टेन एंगल पे फिक्स कर दें, यानी थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू, यानी थीटा जिस एंगल पे आप रिलीज कर रहे हैं आप चेंज ना करें, लेकिन आप वेलोसिटी बढ़ा घटा दें, तो उससे आपकी रेंज प्रभावित होगी कि नहीं? भाई एंगल फिक्स कर लीजिए। एंगल आप 48 डिग्री पे आप लगातार फेंकते रहिए इसी फॉर्मूले में रख के।
आप साइन की वैल्यू कांस्टेंट कर दीजिए, सिर्फ वेलोसिटी चेंज करते रहिए, तो क्या आपको रेंज बढ़ी हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो दिस फॉर्मूला से इसकी अगर आप वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो आपको रेंज ज्यादा मिलेगी। ये बिल्कुल मैथमेटिकल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत क्वालिटेटिव है, बिल्कुल क्वांटिफिकेशन है इसका। इसी फॉर्मूले से ये भी निकल के आता है कि रेंज इस वाली कंडीशन में जब प्रोजेक्शन और लैंडिंग लेवल सेम है तो रेंज जो होगी वो 45 डिग्री पे कांस्टेंट वेलोसिटी पे 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g वाले फॉर्मूला में अगर आप थीटा की वैल्यू जो है वो 45 रखेंगे तब जाके फॉर्मूला में साइन 2 थीटा है। साइन थीटा होता तो शायद ये 45 नहीं होता, साइन 90 डिग्री मैक्सिमम होता, लेकिन क्यू 2 थीटा है तो 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। वो साइन 90 डिग्री का मान सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है साइन 90 डिग्री का, मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से 45 डिग्री जो है वो मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन एक्चुअली। इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये तय हुआ है कि साइन 45 डिग्री इज द बेस्ट एंगल। अब इसके आगे एक बात कहता है कि द रेंज विल बी मैक्सिमम 45 डिग्री से ज्यादा रखना पड़ेगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट को 45 डिग्री से ज्यादा क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2v sin theta upon g. The value of sine of angle keeps on increasing 0 to 90 डिग्री। अगर आप sin 90 डिग्री की वैल्यू देखेंगे ना, 0 पे क्या है, 45 पे क्या है, 90, तो 0 to 90 डिग्री ये बढ़ती चली जाती है, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है अभी इस फॉर्मूले के लिए, 2 थीटा के लिए मैक्सिमम है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है कि v स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसलिए 45 पे हमें मैक्सिमम रेंज मिल रही है। लेकिन जब टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकालते हैं तो यहाँ 2v साइन थीटा है, यहाँ पर 2 साइन थीटा नहीं है, यहाँ सिंपल साइन थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 to 90 बढ़ती चली जाती है। तो जैसे आप 45 डिग्री के ऊपर चले जाते हैं आपको इसका मैथमेटिकल वैल्यू सबसे ज्यादा मिलता चला जाता है, इस वजह से टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता चला जाता है। और सिंपल है कि वर्टिकल हाइट जितनी बढ़ेगी, अब जितना वो टाइम ऑफ फ्लाइट को उतना ही सपोर्ट करने जाएगी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट आपको बढ़ाना है, आपको 45 डिग्री से प्लस पे जाना है। ये मायने रहती है, उसके लिए रेंज बहुत मायने नहीं रखता, और उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जितना अच्छा रहेगा ना, वो उतना एरर के चांसेस कम रहेंगे। इसीलिए वो अपनी बॉडी को हमेशा 45 डिग्री प्लस में प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं कवर करना। ट्रैम्पोलिन जो होता है, ट्रैम्पोलिन एक इक्विपमेंट होता है जिसपे आदमी जंप करता है। ट्रैम्पोलिन इक्विपमेंट में जब भी आप अपने आप को हायर एंगल्स पे प्रोजेक्ट करते हैं तभी आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों ट्रैम्पोलिन में स्टार्टेड है? क्योंकि जितना आपको टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा उतना ही ज्यादा आप इनका मूवमेंट को सम अप कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जिम्नास्टिक्स में, जब दीपा कर्माकर का जो इवेंट है ना, उसने डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया था और जो इवेंट ने चूज किया था वो वर्ड में बहुत कम लोग चूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो जंपिंग इफेक्ट होता है वो ट्वाइस कर दिया जाता है एक्चुअली थ्रू दैट प्लेटफॉर्म। और उससे बढ़ता क्या है, उससे टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वो अपना जो लैंडिंग लेग है, जो पैर मार रही है, वो 45 डिग्री से प्लस में ज्यादा 90 की तरफ ज्यादा रखे, जिससे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा बढ़ जाए। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिम्नास्ट के लिए भी जब वो मार रहा है पैर उस एक्चुअली प्रोजेक्शन सरफेस पे, तो उसको 90 डिग्री के आसपास जाना है या 45 प्लस में ही रखना है, तभी उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा। इसका इसी सिचुएशन का एक और इम्प्लीकेशन है जो बड़ा मजेदार है। वो कहता है कि अगर आप गिवन एंगल जो है आपका, अगर उसमें वेलोसिटी को चेंज नहीं करते और जो भी एंगल आप यूज कर रहे हैं अगर उसको बढ़ा लिया, यानी 55 कर लिया, तो रेंज वो हमेशा सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप 55 और 35 को जोड़िए, कितना होता है? जो आपने डिविएट किया है उनको आपस में जोड़िए, 55 35 90 ही होता है। यानी अगर आपने
45 डिग्री से डिविएशन जो दो किए हैं, अगर उन दोनों का टोटल 90 डिग्री आ रहा है तो आपका रेंज अनचेंज्ड रहेगा। इसका सबसे अच्छा इंप्लीकेशन जो मैंने बताया था कि मान लो आप बैडमिंटन खेल रहे हो और इस शटलकॉक को स्ट्राइक कर रहे हो या टेनिस बॉल को स्ट्राइक कर रहे हो, तो जब आप डिफेंसिव शॉट खेलते हो तो आप हायर एंगल पे खेलते हो। सेम शॉट खेल रहे हो बट एंगल आप रैकेट स्पीड को नहीं वो करते हो, बढ़ाते घटाते हो, सिर्फ एंगल को चेंज कर देते हो जिससे खिलाड़ी डिविएट हो जाता है और उससे क्या होता है, उसका रेंज कम ज्यादा नहीं होता है, बॉल वहीं गिरती है लेकिन उसकी स्पीड मारी जाती है, उसको पहुंचने में टाइम ज्यादा लगने लग जाता है, सिर्फ यही एंगल का खेल। इसके अलावा तुमने देखा होगा कि जब भी आप फुटबॉल